नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राम मंदिर का उद्घाटन हिंदुओं के लिए कोई साधारण घटना नहीं है। करीब 500 सालों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना लोग देख रहे थे, जो अब जाकर साकार हुआ है। इसकी अपनी धार्मिक महत्ता है तो सियासी मायने भी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा ने श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जरिए दलितों और पिछड़ों को साधने की तैयारी की है। 22 जनवरी को दलित और पिछड़े वर्ग की बस्तियों में भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रमों के आयोजन कराए जाएंगे। वहीं इन वर्गों के बीच संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि सामाजिक समरसता ही सर्वोपरि है। यूं तो राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास से लेकर अब तक के सफर में दलित वर्ग केंद्र में रहा है। राम मंदिर के शिलान्यास में पहली नींव बिहार के स्वयंसेवक कामेश्वर चौपाल ने रखी थी। कामेश्वर वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। श्री राम मंदिर परिसर में ही महर्षि वाल्मीकि, माता शबरी और निषाद राज का मंदिर बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने अयोध्या स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखकर नया आयाम गढ़ दिया है। आरएसएस ने सभी दलित और वाल्मीकि बस्तियों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने की तैयारी की है। सबके राम के संकल्प को साकार करने के लिए मंदिरों में जैन, बौद्ध, पारसी, हिंदू, सिख सभी मत और संप्रदाय के लोगों को जोड़ा जा रहा है। खास तौर पर प्राण प्रतिष्ठा के दिन शाम को मंदिरों में पूजा आरती दलित व्यक्ति से कराने की भी योजना है। आरएसएस के एक पदाधिकारी ने बताया कि दलितों और पिछड़ों को बताया जा रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखकर केंद्र सरकार ने बड़ा संदेश दिया है। बस्तियों में ये भी बताया जा रहा है कि राम को जन जन के बीच पहुंचाने में महर्षि वाल्मीकि की रचित रामायण की ही सबसे बड़ी भूमिका है। वहीं पिछड़ों को बताया जा रहा है कि निषाद राज और केवट ने ही भगवान राम को नदी पार कराई थी। भगवान भी लंका विजय के बाद सबसे पहले केवट के यहाँ ही गए थे। ऐसे में आप रामलला विराजमान हो रहे हैं तो संघ प्रमुख मोहन भागवत की गर्भगृह में मौजूदगी से इस बात का संदेश है कि राम मंदिर के सपने को साकार करने में संघ की भूमिका कितनी अहम रही है। आरएसएस के प्रमुख रहे बाला साहेब देवरस के दौर में बाबरी मस्जिद के खिलाफ राम मंदिर आंदोलन चलाने की पहल मानी जाती है। बताया जाता है कि 1980 में देवरस ने प्रचारकों से कहा था, आपको राम मंदिर के मुद्दे पर प्रदर्शन तभी शुरू करना चाहिए जब आप इस लड़ाई को अगले 3 दशक तक लड़ने के लिए तैयार हो। अब जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समापन होगा तो इसके बाद भी राम नाम की गूंज देश में सुनाई देती रहे, उसकी तैयारी में बीजेपी और संघ दोनों हैं। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उन लोगों का आपसे तारुफ कराया। तो हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता महाराष्ट्र से अजय पाठक जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजस्थान से सारिका सिंह जी, आप प्रवक्ता चिराग सेठी जी, सपा प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से विवेक पांडे जी, नेता एआईएमएम से प्रवक्ता तौकीर निजामी जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अजय पाठक जी, जिस तरह से यहाँ पर हम एक खास तौर से रणनीति देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है सिर्फ 24 की रणनीति नहीं है, ये 34 की रणनीति यहाँ पर एक दिखाई दे रही है। क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अब यहाँ पर बीजेपी जिस तरह से एक भव्य समारोह के तौर पर पेश कर रही है, इससे ऐसा लग रहा है कि अब, क्योंकि विपक्षी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि अब इससे आप लोग एक चुनावी फायदा देख रहे हैं और चुनावी एक एजेंडे के तहत अब इस समारोह को एक भव्य रूप से लेकर जाया जा रहा है और इसमें संघ पूरी तरह से आप लोग के साथ है और रणनीति बनाने में भी एक अहम भूमिका निभा रहा है संघ। भागीरथ जी नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। भागीरथ जी, ना ये 24 की रणनीति है ना ये 34 की रणनीति है। ये रणनीति भारत की समृद्धि की रणनीति है, भारत के सांस्कृतिक उदय की रणनीति है। ये रणनीति भारत को दुनिया में ये स्थापित करने की रणनीति है कि आक्रांता हमारे कभी भी आदर्श नहीं हो सकते। हमारे आदर्श राष्ट्र पुरुष भगवान श्री राम है और श्री राम के पद चिन्हों पे चल के ही ये देश सुख और समृद्धि की तरफ बढ़ सकता है।
सुख और समृद्धि को हासिल कर सकता है। हम विदेशी आक्रांताओं के आए हुए पद चिन्हों पे चल के उन लुटेरे, बलात्कारियों और आतताइयों के पद चिन्हों पे चल करके ये देश हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति में ही फंसा रहा। अब ये देश भगवान श्री राम के पद चिन्हों पे चलेगा और चल रहा है। 2014 से जब से हमारी सरकार आई है तब से भगवान श्री राम के पद चिन्हों पे चलने का ही काम किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में पहले दिन से ये लिखा है कि हम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाएंगे और ईश्वर ने आज वो हमको, हमारी पार्टी को, इस देश की जनता ने इस जगह पे बैठाया कि हम इस सपने को साकार कर रहे हैं। 5,500 वर्षों की जो लड़ाई है, 500 वर्ष तक जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, 2 लाख 4 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, वो सब आज साकार हो रहा है। हिंदू सनातनियों के जो बीच में कोई बोल रहा है, नहीं ठीक है, कंटिन्यू कीजिए आप, कंटिन्यू कीजिए आप। सनातनियों के जो आराध्य देव हैं, आज तक वो टेंट में थे, जबकि आजादी के तुरंत बाद ये निर्णय लेना चाहिए था कि जिस तरह से सोमनाथ का नहीं ठीक है ना, देखिए अजय पाठक, इसलिए तो मैं सवाल कर रहा हूं। आपने खुद कहा कि बीजेपी के एजेंडे में हमेशा रहा है, घोषणा पत्र में हमेशा रहा है, अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो बीजेपी खुलकर कहिए ना, हाँ अगर हमने हमारे घोषणा पत्र का अगर कोई काम हम पूरा करवा रहे हैं तो हम क्यों नहीं वोट चाहेंगे? हम बिल्कुल वोट चाहेंगे, क्योंकि आप कह नहीं रहे, लेकिन जो कवायद दिख रही है वो तो यही सामने आ रही है। ये भागीरथ जी, ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है, ये सनातन और भारत की अस्मिता की राजनीति। मैं वोट बैंक की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो वोट की बात कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं अगर कोई घोषणा पत्र में आपका अगर कोई अगर मुद्दा जिक्र है वो पूरा हो रहा है तो अच्छी बात है ना, क्योंकि राजनीतिक पार्टी उन मुद्दे को शामिल इसलिए करती है ताकि चुनाव में उसको जीत दर्ज हो, चुनाव जीते तो उस काम को पूरा करे। तो उसमें बुरा क्या है अगर आप खुलकर इसमें वोट मांगेंगे तो? नहीं, ये भागीरथ जी, ये भगवान राम चुनावी मुद्दा हो ही नहीं सकते। ये हमारा संकल्प था, ये भारतीय जनता पार्टी का ही संकल्प नहीं है, ये जनभावनाओं का संकल्प था। ये 140 करोड़ हिंदू के, 140 करोड़ भारतीयों के आत्मा का संकल्प था। भगवान 140 करोड़ की आत्मा के प्रभु हैं। वहां पे आज 140 करोड़ लोग उत्साह मना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो तब भी विघ्न पैदा कर रहे थे और आज भी विघ्न पैदा कर रहे हैं, तो उनका कोई महत्व नहीं है, वो तो करते रहेंगे भागीरथ जी। ठीक है सारिका जी, देखिए वो आप पे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टी विघ्न पैदा पहले भी करती रही है, अभी भी कर रही है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। लेकिन यहाँ पर इस समारोह को बीजेपी जिस तरह से भव्य बना रही है और संघ भी पूरा समर्थन कर रहा है, और संघ की भी रणनीति यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दे रही है कि हिंदू को एकजुट किया जाए, हर समाज के तबके को इसमें शामिल किया जाए। इसलिए उस दिन खास तौर से हम दलित बस्ती की बात कर ले या हम क्या बोलते पिछड़ों की बात कर ले, वहाँ पर सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है और हर बस्ती में एक भव्य कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है ताकि हिंदू को एकजुट किया जाए। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की रणनीति हमने देखी, जितना हिंदू यहां पर एकजुट होता है बीजेपी का जनाधार उतना ही बढ़ता जाता है। बीच में किसी का फोन आ रहा है, बीच में किसी का फोन आ रहा है। ठीक है, आप अगर आपके पास आ रहा आप बात कर सकते हैं, हालांकि सवाल सारिका जी से था। ये सारिका जी। जी भागीरथ जी, मैं सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत अभिनंदन, नए साल पर सबको शुभकामनाएं। देखिए भागीरथ जी, ऐसा है कि मेरे साथी प्रवक्ता जो अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि कुछ साथी लोगों को इस बारे से दिक्कत, इस राम मंदिर के उद्घाटन से या राम मंदिर से उनको दिक्कत है, तो मैं ये चीज स्पष्ट करना चाहूंगी कि देखिए राम मंदिर से, राम घट घट में है, राम इस हिंदुस्तान की आत्मा में बसते हैं, राम से किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती है और ना ही है। क्योंकि राम, देखिए जब महात्मा गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी के हमारे आइकन रहे हैं, देश के राष्ट्रपिता हैं, जब उनके अंतिम समय में जब अंतिम शब्द थे वो भी हे राम थे, तो राम को इस देश के आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता। प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि आप राम का उपयोग करके अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति क्यों करना चाहते हैं। देखिए आप ये बताइए, ठीक है, लेकिन अगर उसमें समाज का स्वार्थ हो, अगर एक समाज की इच्छा हो, सारिका जी, अगर समाज की इच्छा हो, पूरे देश की एक बहुसंख्यक आबादी की इच्छा हो कि भगवान राम का मंदिर का निर्माण होना चाहिए था, तो कांग्रेस ने उस जनभावना को क्यों नहीं समझा? और कांग्रेस ने कभी ये क्यों नहीं कहा कि हम भी साथ हैं, भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए?
इस बारे में मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि भगवान राम के मंदिर के जो दरवाजों के ताले हैं वो राजीव गांधी जी के बहुत सारे प्रयासों के द्वारा ही खुले हैं। कोई ऐसा उस अब वक्त के ये उस तत्कालीन चीज आपके का- वरिष्ठ ये नेता को उस कोई चीज ऐसा का- देखिए स्टेटमेंट नहीं है भागीरथ सारिका जी, मैं आपको बता दूं। आपको मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। आप प्लीज बीच में आप उनके बीजेपी प्रवक्ता के बीच में नहीं नहीं देखिए, बोले, मुझे अगर मेरी बात लगेगा मैं बीच उसको में करने दीजिए। मैं दूंगा, आपने एक एक हाँ, मैं आपने जो नहीं, लाइन है आप- उसको ऐड करूंगा, इसलिए मैं आप कह रहा हूं मुझे- अगर आप कुछ आप पॉइंट मुझे रख रही है, मेरी मुझे बात लगेगा मुझे एक लाइन ऐड करनी, मैं उसमें करूंगा और आपको पूरा समय दूंगा। ऐसा नहीं है मैं आपको समय नहीं दूंगा, पूरा समय दूंगा। कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। देखिए जब आप किसी भी धर्म, चाहे राम हो चाहे रहीम हो, आप अगर उनका उपयोग करके और आप मत लेना चाहते हैं, ये पूरे देश में देखी जा रही है चीज कि हिंदू धर्म में आप ये मुझे बताइए कि किसी इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर का कोई उद्घाटन हो सकता है? आप ये बताइए किसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं ये? इनका उद्देश्य सिर्फ अब आने वाले इलेक्शंस के लिए ध्रुवीकरण करना है, जो आज का नहीं है। बीजेपी के हमेशा से, आप इनके ओरिजिन से लेकर के आज तक देख लीजिए, आरएसएस और बीजेपी इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है सरकार में आने का कि ये ध्रुवीकरण, क्योंकि इनके पास में ना कोई मुद्दे हैं, इनके पास में बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं है, इनके पास में महंगाई का कोई जवाब नहीं है, इनके पास में मणिपुर का कोई जवाब नहीं है, इनके पास में देश के किसानों का कोई जवाब नहीं है, इनके पास में युवाओं के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा इनके पास नहीं है, इनके पास में मुद्दे हैं नहीं, इसलिए ये मुद्दों को जनरेट करते हैं। तो अभी जो ये राम मंदिर का इन्होंने मुद्दा किया, देखिए हम राम किसके हैं? राम के इनके हैं। मैं इनसे पूछती हूँ, राम लौट रहे हैं तो राम गए कहाँ थे? क्या इन्होंने राम को कहीं बाहर भेज दिया था? राम तो इस देश में है, राम आप में है, राम मुझ में है, क्या उसको कोई बांट सकता है? लेकिन ये प्रयास कर रहे हैं कि राम के नाम पर हम इस देश को बांट दें, इस देश के बीच में एक ऐसी दरार हम पैदा कर दें कि उस दरार का फायदा उठा करके हम हमारी वोटों कैसी दरार की बात? मैं तो आपसे, नाव जैसे पर मैंने बैठ सवाल किया करके आपसे, यहाँ पर हिंदुओं को हम एकजुट उस करने की वोटों पर कोशिश की हम- जा रही है सारिका जी। यहाँ पर हिंदुओं के सभी जातियों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है और खास तौर से उस दिन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपसे कह रही हूँ, वही मैं आपसे कह रही हूँ कि ये एक सांप्रदायिक दरार को बना करके, चौड़ा करके, उसमें नाव की वैतरणी पार करके और ये सरकार में आना चाहते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ यही एक, इनको आप ये बताइए कि जो स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ उसमें किस बात की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं? ये आप स्ट्रक्चर पूरा करें, पूरा राम मंदिर, हमारा पूरा उसमें आपको सपोर्ट है, कांग्रेस पार्टी उसको सपोर्ट करती है कि आप राम मंदिर बनाएं और पूरे प्रक्रिया के तहत जाकर के उसका उद्घाटन करें। आप मई के इलेक्शंस को देखते, 2024 के इलेक्शन को देखते हुए तुरंत में आप ये बस निर्णय ले लिया आपने। आप ये देखिए, सारे शंकराचार्य वो उसको पूरा उन्होंने कंडेम किया, उन्होंने इस बात का विरोध किया है कि आप अर्धनिर्मित स्ट्रक्चर के विवेक जाऊंगा आपके पास भी आऊंगा विवेक जी। तो इस तरीके, ये आपको और मेरे को सबको दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है, ये जगह जगह गाड़ियां लगा रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, लोग ठीक है, ये आपका सवाल है, मुझे लगता है जब अजय पाठक जी के पास जाऊंगा वो इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चिराग सेठी जी, जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं 22 जनवरी को एक बड़ा भव्य आयोजन होने वाला है, लेकिन अब बीजेपी इस आयोजन के माध्यम से हिंदुओं में एक एकता लाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर, क्योंकि इसको देखा हमने, जो वाल्मीकि जो समाज है, जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेगी। वहाँ पर बीजेपी और संघ मिलकर जो दलित बस्तियाँ, वहाँ पर भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से, भगवान श्री राम के माध्यम से, इस आयोजन के माध्यम से हिंदुओं को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और इसमें कोई शक नहीं है, अगर जितना मजबूत हिंदू होता जाता है, एक वर्ग होता जाता है, उतना बीजेपी को यहाँ पर फायदा मिलता जाता है। और इसी रणनीति के तहत, इसलिए मैंने भी सवाल किया था, सिर्फ 24 नहीं 34 तक की यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं। हालांकि अमित शाह तो 50 साल तक कह चुके हैं कि हम 50 साल तक कहीं नहीं जाने वाले। मैं बस थोड़ी सी बात से स्टार्ट करूंगा। हमारे भाजपा के स्पोक्स पर्सन ने एक बात बोली, राम राज्य। तो राम राज्य तब भी आना चाहिए था जब वो पहलवान बेटियां बहनें जो सड़क पर बैठी थी एक माननीय सांसद के खिलाफ, जिसके खिलाफ आज तक एफआईआर नहीं हुई। तो राम जी का दिल वहां भी दुखता होगा जब बीएचयू में गैंग रेप होता है और भाजपा के सदस्य निकलते हैं जिन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। राम जी का दुख दर्द वहां पे भी दर्द होता होगा।
इनके जो विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, जिस तरह से उन्होंने बलात्कार के बाद पूरी परिवार को मरवा दिया, राम जी का दर्द वहां पर भी दिखता होगा। और कहीं ना कहीं जो ये बात बोलते हैं 140 करोड़ लोगों के लिए, 140 करोड़ लोगों की बात नहीं करते, ये सिर्फ बात करते हैं 2024 की। शंकराचार्य जो हमारे पूरे धर्म में सबसे उच्च स्तर पर बैठे हैं, जिन्होंने कहा कि आप अर्धनिर्मित आधा बना हुआ स्ट्रक्चर आप नहीं कर सकते, आप वेट कीजिए, आप पूरा स्ट्रक्चर बनने दीजिए, ऐसी जल्दी क्या है? तो उस पर भाजपा का कोई जवाब नहीं आता। क्या मोदी जी, क्या अमित शाह जी, क्या भाजपा को शंकराचार्य से ज्यादा पद्धति मिली हुई है? क्या शंकराचार्य जी से ज्यादा ये लोग जानते हैं? आज ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने 2024 के एजेंडा को सेट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 9.5 साल में जो भी इन्होंने प्रॉमिस किए थे, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, 2022 में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हुई थी, अभी तक नहीं हुआ। इन्होंने बात की उज्ज्वला योजना की, 10 करोड़ सिलेंडर दिए गए थे उज्ज्वला में, 9 करोड़ दूसरी बार नहीं भरे गए, 10 लाख सिर्फ लोग ऐसे जिन्होंने तीसरा सिलेंडर लिया। जन धन योजना की अगर बात कर ले तो 50 करोड़ में से 20% अकाउंट ऐसे हैं जो काम ही नहीं किए, जो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, इनऑपरेबल हैं। आप कोई भी किसानों की आय दुगनी करने की बात कीजिए, कुछ नहीं हुआ, नौकरियों की बात कीजिए, कुछ नहीं हुआ। तो आज इनके पास 2024 के लिए मुद्दे कहां हैं? तो इन्होंने राम जन्मभूमि का मुद्दा लेकर आए कि हम तो कर रहे हैं। देखिए उसमें भी कितने हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ की बात है कि आप अर्धनिर्मित स्ट्रक्चर को, जो भी बना ही नहीं है, जिसको बनना है अभी, आप कह रहे हैं कि आप प्राण प्रतिष्ठान करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर मजदूर काम करेंगे। कितनी कैसी बात है ये? भाजपा जो चुनाव जीतने के लिए किस स्तर तक गिरती जा रही है, आप खुद बताइए मुझे। क्या ये सही होगा कि जब एक बार मंदिर पे पूरा प्राण प्रतिष्ठान हो गया, उसके बाद मंदिर में काम शुरू होगा, किसी को ऊपर जाके काम करना है तो आप कैसे काम करेंगे? तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। मेरे से बहुत ज्यादा इसका ज्ञान जो है वो शंकराचार्य जी को है। तो अगर उन चारों ने इस चीज का पुरजोर से विरोध किया है, तो मुझे लगता है भाजपा को भी और मोदी जी को भी ये समझना चाहिए कि चुनाव जीतने के लिए जिन राम जी का आप सहारा ले रहे हो या गलत कर रहे हो। आप समय दीजिए, लोगों को पता है अगर आपने किया है तो आपको लोग वोट देंगे। इतनी जल्दी क्या है 2024 में जल्दी से हर चीज करने की? सबको साथ लेकर चलिए, चारों शंकराचार्य जी से बात कीजिए। अगर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है होना चाहिए तो मत करिए ना। ठीक है, हमारा आप सिंपल सा भी point है। एक अहम मुद्दा उठा रहे हैं, और हालांकि जब जाऊंगा जी के पास ये सवाल जरूर करूंगा उन समय। लेकिन विवेक पांडे जी, जिस तरह से अखिलेश यादव अभी नाराज चल रहे हैं, उनका कहना है कि जब मैंने मुख्यमंत्री निवास खाली किया था, वहां पर गंगा जल से उसको धुलवाया गया, तो उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ वहां पर आए थे। वैसे ही इस बार भी निमंत्रण मुझे इस तरह से दिया गया, मुझे अपमान किया गया। मुझे किसी ने आकर निमंत्रण नहीं दिया, बल्कि कुरियर के जरिए, पोस्ट के जरिए मुझे निमंत्रण भेज दिया गया, और इससे शायद वो थोड़ा नाराज चल रहे हैं वो। लेकिन यहाँ पर अब जिस तरह से बीजेपी की रणनीति हम देख रहे हैं, संघ भी पूरी तरह से साथ में चल रही है। यहाँ पर अब सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की कोशिश की जा रही है, और जब सभी वर्ग अगर इस माध्यम से साथ आ जाएंगे तो 2024 का चुनाव जो आप लोग गठबंधन के तहत लड़ रहे हैं, या फिर अपने अपने क्षेत्र में जो जिस मजबूती के साथ आप लोग लड़ना चाह रहे हैं, कहीं ये कमजोर ना पड़ जाए। देखिए, पहले तो मंच पे उपस्थित सभी जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं, मैं सभी को प्रणाम समर्पित करूंगा और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ समर्पित करूंगा इस पूरे मंच के सामने। बहुत अच्छा विषय आज आपने उठाया, और मैं साधुवाद देता हूं अपने भाई को, जिन्होंने अभी आदरणीय शंकराचार्य जी के प्रति वक्तव्य दिए। मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता पहले ये स्थिति स्पष्ट करें कि इन्होंने अभी क्या कहा था कि ये सनातन का युद्ध है। सनातन का सब भी पता है इनको। चारों पीठों के आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्यों का अपमान करने वाले आज इस स्तर तक धर्म को ले आए कि शंकराचार्यों को स्वयं सामने आकर के इनके विरोध में बयान जारी करने पड़ रहे हैं। इन्होंने अपनी मीडिया के माध्यम से शंकराचार्यों में विभेद पैदा करने का कार्य किया, जिसका खंडन शंकराचार्यों को खुद आकर के करना पड़ रहा है। मुझे लगता है 2500 वर्ष पुरानी परंपरा जिसको शुरू करने के, स्थापित करने का दायित्व खुद भगवान शिव ने लिया, उस शिव के त्रिनेत्र के क्रोध से भाजपा बच नहीं पाएगी। आप लिख करके ले लीजिए, आप भी यही है, मैं भी यही हूं, आपका कैमरा रहेगा, हम भी यही रहेंगे। लेकिन शायद ये भाजपा के जो आडंबरधारी, दिखावटी सनातनी संघी है, मुझे लगता है कि ये इस बात को पहले स्पष्ट कर दे कि क्या शंकराचार्य को भी आप सनातन विरोधी घोषित करेंगे अब? क्योंकि चारों पीठों के आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्यों ने इस पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक घोषित कर दिया है। दूसरी बात पे आऊंगा, समाजवादी पार्टी का, चूंकि मैं प्रवक्ता हूं, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट संदेश, स्पष्ट रुख आपके मंच से देना चाहूंगा इस देश के सामने कि हमारे चारों पीठों के आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जब तक उस पावन धरा पे, अयोध्या के, जिसको ये कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं भाजपाई,
जब तक वो चारों पीठों के आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्यों की प्रथम पादुका पूजन हमारे अयोध्या में नहीं की जाएगी, जब तक उनके खुद चरण वहां नहीं पड़ेंगे, हम समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ जाएंगे, उनके पीछे जाएंगे, लेकिन उनकी ध्वजा को उठा करके जाएंगे, नारे लगाते हुए जाएंगे शंकराचार्यों के, लेकिन उनके पहले नहीं जाएंगे। तो जब हमारे सनातन के पुरोधा अग्रज, जिनके हाथों में सनातन का नेतृत्व, जब उनका सम्मान इस राष्ट्र में नहीं हो रहा है, तो माफ कीजिएगा, ऐसे ढोंगी आडंबरधारियों सनातनियों से हमको सनातन नहीं सीखना है। ये राजनीतिक सनातन के पुरोधा है। ये केवल राजनीतिक लक्ष्यों को साधने के लिए अर्धनिर्मित मंदिर में, जिस मंदिर का शीर्ष गुंबद तक स्थापित नहीं किया गया है, जिसका क्रियोडिश तंत्र में भी उल्लेख है, मंदिर निर्माण की विधि का जिसको ज्ञान नहीं है, वो मंदिर निर्माण की बात करता है, तो यह हास्यास्पद लगता है। जो विदेश से आकर के हमारी पावन धरा पे, संत भूमि पे रह करके हमारी संस्कृति के वेद, व्याकरण और उसके साथ धर्म ग्रंथों की समीक्षा को आत्मसात करते हैं, जो चारों वेदों का ज्ञान ले रहे हैं गुरुकुल में रह करके विदेशी, वो भी हंसते होंगे कि बताइए उत्तर प्रदेश में एक संत योगी कहे जाने वाले का शासन है। वैसे ये तो दुख की बात है, पत राय ने यह भी कहा कि ये योगी सन्यासियों का मंदिर नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि जो मैं एक बेसिक सवाल पूछ रहा था उसका मुझे जवाब नहीं मिला। दूसरी बार जब आऊंगा मैं उसका सवाल जरूर जानना चाहूंगा कि इस राजनीतिक दृष्टि से जानना चाहूंगा। लेकिन ठीक है, धार्मिक कार्यक्रम के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं तो आप लोग का मत भी जानना जरूरी है, ठीक है। लेकिन तौकीर निजामी जी, मुस्लिम समाज अपने आप को जो एक बड़ा उत्साह हो रहा है 22 जनवरी को, इस उत्साह को किस तरह से देख रहा है और अपने आप को कैसे रिलेट कर रहा है, और एक राजनीतिक पार्टी के नेता होने के नाते आप लोग का राजनीतिक स्टैंड इसमें क्या है? भागीरथ जी बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत स्पष्ट हो गया, ये क्लियर हो गया कि अभी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन और कांग्रेस के और समाजवादी के और अन्य अभी जो अपनी बात को रख रहे थे, वो क्लियर डिबेट को उन्होंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया। देखिए भाजपा के लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आक्रांता और बाहर से आए हुए लोगों ने इस देश को लूटा या इस देश में जो भी किया है उनके ज्ञान को मैं ठीक कर देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि आप पहले अपने उस ज्ञान को ठीक करें कि भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में साफ साफ लिखा है, पहले उसको पढ़ लें। भारत में आर्यों का आगमन, जब भारत में उन्होंने कहा कि बाहर से आए हुए ये आर्य हैं, इन्होंने ये बता दिया और अभी ये साबित करते जा रहे हैं, जैसा कि आप महिमा मंडित कर रहे हैं अभी चैनल के माध्यम से, और आप भी दिखाने की भागीरथ जी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ दलितों के लिए हमने ये बना दिया, उनके लिए ये बना दिया, उसका वो कर दिया। नहीं कर रहे, तो जो वहाँ पर हुआ वो बता रहे हैं। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि का रखा गया तो हम बता रहे हैं, कोशिश हम कुछ नहीं कर। देखिए पहले मेरी जो बात हुआ है वो हम बता रहे हैं बस। तो मैं वही तो पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, तो द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय महामहिम जी से इसका उद्घाटन या प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं कराई जा रही? किसी दलित को बुलाकर क्यों नहीं कराना चाहते? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और शाम की आरती किसी दलित व्यक्ति के द्वारा कराए जाने को लेकर यहाँ पर खबरें भी सामने आ रही है। और संघ का तौकीर निजामी जी, कार्यक्रम है, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, तौकीर निजामी जी ये लाइव में सुन लीजिए आप। शाम की आरती किसी दलित व्यक्ति के द्वारा कराए जाने का कार्यक्रम है जो खबर मिल रही है। जब 5 लोगों को आप 5 लोगों का अंदर कह रहे हैं, वहां पे योगी जी होंगे, मोदी जी होंगे, वहां पर होंगे, तो वहां पर हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी क्यों नहीं? आप इसलिए नहीं ले जाना चाहते कि वो दलित हैं, आदिवासी हैं? इधर आप दिखाना चाहते हो कि दलितों की बस्तियों में बड़ा भव्य समारोह होगा, दलितों की बस्तियों में हमको ऐसा करना है, वो होगा। तो ये जो प्रयोजित कार्यक्रम दिखा रहे हो, आज हमारा दलित समाज का भाई, आदिवासी समाज का भाई, पिछड़े समाज का भाई ये अच्छे से समझ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आने वाला लोकसभा सामने है। और हम तो कहते हैं इसका श्रेय कांग्रेस को दे देना चाहिए ना। वो जो प्रवक्ता यहाँ बैठे वो तो खुद बोल रही है कि इन्होंने ताला खुलवाया, नरसिम्हा राव ने यहाँ पर बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया, तो इनका श्रेय तो कांग्रेस को देना चाहिए। भाजपा जबरन में इसका श्रेय ले रही है। भाई कांग्रेस के लोगों को जाकर वहां पर पूरा करना चाहिए। और प्रश्न ये भी उठता है, IMM ये पूछना चाहती है कि आप ओवैसी साहब की पार्टी आपसे ये पूछना चाहती है मंच के माध्यम से कि चारों शंकराचार्य जी क्यों नहीं जा रहे हैं? ये भी तो एक सवाल बहुत बड़ा उठ रहा है। इसका मुझे लगता है जवाब देंगे जरूर, मजबूत तरीके से वो जवाब आपका आना चाहिए ना। ठीक है। लेकिन आरपी श्रीवास्तव सर, देखिए अब जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप तो मुझे लगता है बहुत लंबे समय से चल ही रहे हैं, शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे इसको लेकर भी सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, और आज हम फिर कोशिश करेंगे अजय पाठक जिसका कुछ जवाब दे सके। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हम एक रणनीति देख रहे हैं, क्योंकि क्या ये 2024 के साथ एक लंबी रणनीति के तहत यहाँ पर बीजेपी और RSS मिलकर एक रणनीति तैयार कर रही है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है
हिंदू समाज जितना इकट्ठा होगा उतना इसमें बीजेपी को फायदा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस भव्य उत्सव के द्वारा, इस भव्य कार्यक्रम के जरिए उसको यहाँ पर एक इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की जा रही है, और अगर वो सफल हो गया तो कितना फायदा होगा इससे बीजेपी को। भागीरथ जी देखिए क्या है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किए हैं, और खास करके मोहन भागवत जी भी होंगे। हमें लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ तब से लेकर के राम मंदिर उनका एक बड़ा मुद्दा रहा है। और निश्चित रूप से आप अभी मैं आज देख रहा था कि अडवाणी जी ने अपनी एक कथा में एक जो उनका एक अभी बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हम राम रथ के सारथी थे। निश्चित रूप से अडवाणी जी ने इस रथ को आगे बढ़ाया। ये बात अलग है कि बहुत सारे पिछले समय में बहुत सारे घटनाक्रम हुए कि मंदिर का ताला कब खुला, किसने खुलवाया, उसके बाद ये सारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मूवमेंट को, राम मंदिर के एक मूवमेंट को लेकर के चली। जब इसकी 2 सीटें थी उसके बाद से धीरे धीरे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने से उनको फ़ायदा होता गया। अब चूंकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जहाँ तक भगवान राम के प्रति लोगों की आस्था का सवाल, हमको लगता है हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में जो लोग भी रह रहे हैं राम के प्रति उनकी आस्था, जब भी कोई ऐसा आयोजन होगा तो निश्चित रूप से बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। अब जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, निश्चित रूप से इस आयोजन में जिस तरह से गांव-गांव दिया जलाने की बात हुई, अक्षत बांटने की बात हुई, अब अगला उनका कार्यक्रम यह है कि कई विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों से लोगों को जो है वहाँ राम मंदिर में भेजना है, तीर्थ यात्रा कराने का एक आयोजन है। तो ये प्रक्रिया इनकी चलेगी लगभग जो चुनाव तक, और हमें लगता है कि देश भर से करोड़ों लोगों को भेजने का कार्यक्रम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जरूर करने जा रही है, जो बड़ा उनका एक क्लियर कट एजेंडा है। तो एक मेगा प्लान तो है उनका। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये प्राण प्रतिष्ठा, अब आदिगुरु शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या ये तो विवाद, ये जो ये विषय जो है विवाद का भी है, और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी अगर इतना बड़ा आयोजन करे तो इसकी सफाई देने में भी समर्थ होगी कि क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने जिस बात को कहा कि अगर दलित बस्तियों में तमाम जगहों पर विभिन्न समुदाय के लोगों को जोड़ते हुए और इस मेगा कार्यक्रम, इस भव्य आयोजन किया जा रहा है, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक विस्तृत प्लान तैयार करके रखा है। और जो 24 के पहले भी डिसाइड हो गया था कि 22 जनवरी को जो है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जो भी परिस्थितियाँ बनेगी, जो राजनीतिक परिस्थितियाँ बनेंगी, आप देखिए 2 सीट से और 303 तक पहुँचने का जो सफ़र रहा है, निश्चित रूप से उनके जो है मैनिफेस्टो का भी एजेंडा रामलला के मंदिर का निर्माण था। अब रही बात है कि राजनीतिक ध्रुवीकरण कितना होता है, कितना ये साथ पाते हैं, तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का जिस तरह से काम, देखिए एक तरह से पार्टियां कहते हैं डोर टू डोर जाती हैं, इनको बैठे बिठाले कार्यक्रम मिल गया जिसमें डोर टू डोर जाने का एक मौका मिला हुआ है। और ये पूरा प्रयास है, और हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़े सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, 10 करोड़ जिनके जो है ये सदस्य हैं, और वो गांव-गांव तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से वही एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम मंदिर बनाने के पूरे मार्ग जो रोड़े थे उसको दूर करते हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो ये देखिए भागीरथ जी, एक तरह से इसका राजनीतिक लाभ उनको मिलना तो अवश्य है, बिल्कुल मिलेगा। अब ये सवाल है कि कितना, अब इसके बीच में क्या है, जहाँ तक बिल्कुल जो विपक्षी दलों का सवाल है, जो लोग नहीं जा रहे, जाना न जाना उनका काम है, ये अपनी सोच का विषय है, और उसको किसी तरह से कोई दल बांध नहीं सकता कि देखिए निमंत्रण दिए और हम जा नहीं रहे हैं। तो ये सब कहने की बात है, ये तो आरोप प्रत्यारोप सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह पर नेताओं के बीच में चलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो आयोजन है, भव्य आयोजन है, सबसे बड़ी बात है कि देश की हर जनता इसको सराहेगी, ये बात तय है। जहाँ तक भगवान रामलला के बारे में जो लोगों की आस्था है वो खुलकर जरूर सामने आएगी। अब ये उभार कितना फ़ायदा देता है 2024 के चुनाव में, या आने वाले समय में जो राजनीति होगी इसका उभार कहाँ तक काम करेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो अभी ये आयोजन हो रहा है, निश्चित रूप से हर देशवासी, हर भारतवासी
इसकी सराहना जरूर करेगा। बिल्कुल, और इसे दिखाई भी दे रहा है क्योंकि गीता प्रेस में हर महीने 75,000 वहां पर प्रतियां छपती थी रामायण की, लेकिन अब 1 लाख छप रही है, वो भी कम पड़ती जा रही है। तो इसका असर जरूर दिखाई दे रहा है कि लोगों में एक जो धार्मिकता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और राम मंदिर का असर कितना देश में व्यापक होता जा रहा है, सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में इसका व्यापक असर होता जा रहा है। अजय पाठक जी, और यही कारण है जैसे आरपी श्रीवास्तव ने कहा कि बीजेपी को इससे फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कितना फायदा होना है, अब बीजेपी इसी के लिए रणनीति पर काम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा दलितों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया जाए, ज्यादा से ज्यादा पिछड़ों के साथ कार्यक्रम आयोजन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा आदिवासियों के बीच में जाया जाए इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि अक्सर जो विपक्षी पार्टी है वो दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी और आदिवासी विरोधी आरोप आपके ऊपर लगाती रही है। तो क्या इसलिए अब रणनीति इसलिए तैयार की जा रही है कि फायदा तो होगा, लेकिन ये फायदा कितना होगा उसके ऊपर काम किया जा रहा है। और वो सवाल जो लगातार सभी विपक्षी पार्टी कर रहे थे कि शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, आधे अधूरे मंदिर का निर्माण अभी चल रहा है, अभी मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है क्योंकि बीजेपी सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है। दो सवाल है मेरे। भागीरथ जी, सबसे पहले तो जो इन्होंने शंकराचार्य जी का नाम लेकर के प्रश्न उठाया कि दो शंकराचार्य जी लोगों का लेटर सोशल मीडिया और मीडिया पे आ चुका है। अब ये लोग तो प्रश्न करते रहेंगे और प्रश्न उठाते रहेंगे। ये प्रश्न तो उसी दिन से उठा रहे हैं जिस दिन गलत खबर, गलत तथ्य प्रस्तुत हो रहे हैं, गलत तथ्य प्रस्तुत हो रहे हैं। शंकराचार्यों ने इसका खंडन कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आप एक सम्मानित चैनल है, गलत खबर को मत चलने दीजिए। नहीं, इसलिए मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं आप जी। भागीरथ जी ठीक है। अजय जी, विवेक जी ने इसका विरोध दर्ज किया है कि इसका खंडन कर दिया शंकराचार्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। गलत तथ्य नहीं स्वीकार करेंगे। चारों शंकराचार्यों ने इसका खंडन किया है, गलत तथ्य नहीं स्वीकार करेंगे। उस न्यूज़पेपर को भी माफी मांगनी चाहिए। गलत। ठीक है विवेक जी, आपने अपना विरोध दर्ज कर दिया, आपकी बात भी आ गई सामने। ठीक है, आप अपने पीसीआर से बोलिए कि उन्होंने किस शंकराचार्य ने खंडन किया है। इनसे अपने पीसीआर को बोलिए, इनके बोलने पे मत जाइए। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं दोनों को मौका दे रहा हूं बोलने के लिए, क्योंकि मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। मैं सिर्फ दोनों को मौका दे रहा हूं, दोनों अपनी अपनी बात रख सकते हैं। नहीं तो मैं इनके बीच में, जब इनकी बारी आएगी तो इनको बोलिए। देखिए डिबेट है। हम यहाँ पर हमने कोई एक ऐसा डिबेट नहीं रखा है कि सब अपने अपनी बारी बोले। किसी को लगता है कुछ आपत्ति दर्ज करानी कर सकता है, वो डिबेट का प्रोसेस होता है, इसमें कोई वो चीज नहीं है। दूसरी चीज भागीरथ जी, ये विरोध के लिए विरोध करते हैं। मेरा इनसे एक रिक्वेस्ट है, 22 तारीख एक दिन छोड़ करके 364 दिन आप भारतीय जनता पार्टी या इस देश का विरोध करते रहिए। आप मोदी और योगी के विरोध करते करते भगवान राम के विरोध पे उतर आए हैं। जिस राम को कांग्रेस ने 74-75 साल तक टेंट में रखा, अब उस भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। तो भव्य मंदिर बनने पे और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के दिन में ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये इनकी मानसिकता, ये विरोध करते रहे। इस देश की जनता ये देख रही है कि कौन विरोध कर रहा है और उसका नतीजा, उनको परिणाम भुगतने को मिलेगा भी। सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी जो चीज है, 500 वर्षों की लड़ाई को, 500 वर्षों के बलिदान को, मैं आऊंगा आपके पास अभी 2-3 मेहमानों के बाद आपके पास आऊंगा। आज संयुक्त संकल्प से यह पूर्ण हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि आज उसकी सरकारें हैं, आज उसकी सरकार में यह भव्य राम मंदिर बन रहा है। हमारा तो पहले दिन से ये मानना है कि कांग्रेस को ये काम 1947 में कर देना। इसलिए तो मैंने आपसे सवाल किया अजय पाठक जी। अजय जी, इसलिए तो मैंने सवाल किया कि बीजेपी को इससे फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जो मैनेजिंग एडिटर है हमारे स्वदेश न्यूज के, वो भी कह रहे हैं बीजेपी को इससे फायदा होगा, लेकिन कितना फायदा होगा, अब बीजेपी और संघ दोनों मिलकर इसी पर रणनीति पर काम कर रहे हैं। मैं इसलिए तो मैंने आपसे सवाल कर रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को वोट का मुद्दा नहीं मानती है। ये सनातन की अस्मिता का मुद्दा है, ये देश की अस्मिता का मुद्दा है। भगवान राम किसी एक व्यक्ति के नहीं है, भगवान राम किसी एक आदमी के नहीं है। भगवान राम इस संपूर्ण संसार के हैं और संपूर्ण संसार इसमें भागीदार हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार से
कुछ जयचंद पहले भी थे इस देश में, उसी प्रकार के जयचंद आज भी हैं, उसी प्रकार के जयचंद आज भी बैठे हुए हैं। वो तो विरोध के लिए विरोध करेंगे। उनकी तुष्टीकरण की जो राजनीति है, वो तो एक वोट बैंक को साधने की जो उनकी राजनीति है कि एक वोट बैंक हमसे नाराज न हो जाए, इसलिए इस तरह की चीजें वो कर रहे हैं। ठीक है सारिका जी, शंकराचार्य को लेकर आपने सवाल किया, उन्होंने उसका जवाब दे दिया है। ठीक है, अब क्या सच क्या गलत इस पर मैं नहीं जा रहा। 30 सेकंड का, ठीक है, ले लीजिए 30 सेकंड और मैं समझ लूंगा। ले लीजिए। उनके भी मन में अपने नेताओं के प्रति ये जरूर ग्लानि होगी कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस तरह की आज चीजें कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी मजबूरी है और इस मजबूरी को ये लोग भी समझ रहे होंगे। वो पांडे जी हैं या हमारी बहन बैठी हुई है या हमारे छोटे भाई आम आदमी पार्टी से बैठे हुए हैं, ये सब लोग अपने शीर्ष नेतृत्व की मजबूरी को समझ रहे होंगे, लेकिन ये क्या करें बेचारे, ये मजबूर है, ये चाह के भी वहां नहीं जा सकते और विरोध अपने नेताओं के विरोध में खड़ा नहीं हो सकते। ये आज इनकी ताकत नहीं है, इसलिए मजबूरी में उनका ये ठीक है सारिका जी और देते हुए जाए। आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ हैं? उनको क्यों नहीं निमंत्रण भेज रहे हो? अरे आधा परसोत्तम निमंत्रण जा चुका है, छोटा दिखा रहे हो आप। मोदी जी उनकी निमंत्रण लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। राम की महिमा मंडित कर रहे हो यहाँ बैठे हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में पहले समझ तो लो, फिर ये आप इस तरह की बातें यहाँ बैठकर करो, ठीक नहीं है। पहले आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ है? उनको भी तो बुला लो, निमंत्रण दे दो बेचारों को। उनको क्यों नहीं दे रहे हो भाई निमंत्रण? आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी याद आ रहे हैं आपको। अरे राम जी को इतना छोटा दिखाकर और आपने इतना बड़ा दिखाकर ये साबित कर दिया कि आप राम का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हो सिर्फ वोटों के लिए। ये ठीक नहीं है। पूरा देश आपने अपना विरोध दर्ज राम की सभी इज्जत करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। सारिका जी सवाल आपसे है, मेरी बात यहाँ पर जिस तरह से अजय पाठक जी कह रहे हैं कि आप लोग की मजबूरी है, ठीक है तौकीर निजाम जी, ठीक है आपके पास आऊंगा, उस वक्त अपनी बात रख दीजिएगा। ठीक है मेरी बात आने दीजिएगा। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। विवेक जी बहुत समय से सारिका जी भी इंतजार कर रही है। ठीक है सारिका जी, देखिए अजय पाठक जी कह रहे हैं आप लोग की मजबूरी थी, कुछ भी कर लीजिए आप लोग नहीं जाते हैं, लेकिन अब आप लोग ने एक बहाना ढूंढ लिया है कि शंकराचार्य ने कहा है कि हम नहीं जा रहे हैं, तो आप लोग ने उनकी बात रख दी कि हम नहीं जा रहे हैं। नहीं तो कोई और बहाना ढूंढ लेते, लेकिन आप लोग को नहीं जाना था, क्योंकि अगर आप लोग जाते तो एक विशेष वर्ग है वो आप लोग से नाराज हो जाता, जो आप लोग का एक बड़ा वोट बैंक है। हालांकि मुझे लगता है तौकीर निजामी जी इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन नाराज हो जाता है, इसलिए नहीं जाना था आप लोग को। एक बहाना ढूंढ लिया आप लोग ने और उसी बहाने के तहत अब आप लोग जा रहे हैं। देखिए भागीरथ जी, काफी समय से मुझे आप सबके जो डिबेट अभी आप क्या बोल रहे थे मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। मैं आपको इस बारे में अपना पक्ष यही रखना चाहूंगी कि राम किसी एक की बपौती नहीं है। भगवान राम किसी एक की या बीजेपी की या आरएसएस की बपौती नहीं है। और जो ये कह रहे हैं, कहा कर रहे हैं कि भगवान राम हमारी बपौती है। हम तो ये कह रहे हैं कि भगवान राम सबके हैं। ठीक है अजय जी, सुन लेते आप भी बहुत देर से कह रहे थे। अब भाजपा वालों ने बोला बीच में ना, अब बोलेंगे। बीच में मत बोलिए, अनर्गल बातें बीच में मत बोलिए। दूसरों की भी सुनने की क्षमता रखिए। जी आप भी बीच में बोल रहे थे। क्षमता रखिए, आप बीच में। अरे तो रुक जाइए, अब बीच में हो जाए। ठीक है सारे ये बताइए, ये बार बार ये कह रहे हैं कि हमें कोई डर है, हम नेताओं के डर से नहीं जा रहे। मैं ये बता रही हूँ कि शंकराचार्य जी को किसका डर है। इस देश में डर सिर्फ आपने फैला रखा है। और डर किस बात का? अराजकता आपने फैला रखी है। आप मुझे ये बताइए कि आप सबको धता बता करके जो आप शंकराचार्य जी से भी ऊपर हो गए, आप भगवान राम को छोटा दिखा करके अपने आप को बड़ा दिखा। देश के 4000 प्रमुख संत वहां पहुंच रहे हैं। इस देश के 4000 प्रमुख संत पहुंच रहे हैं। इसका मतलब आप शंकराचार्य जी का सम्मान नहीं मानते हैं और शंकराचार्य जी को संत नहीं मानते। ठीक है, लेकिन सारिका जी, मेरा एक राजनीतिक सवाल ये भी है जो हमारा खास मुद्दा है। सारिका जी ठीक है, आप लोग नहीं जा रहे हैं और उसके पीछे जो भी रीजन बता रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है बीजेपी को आप लोग पूरा खुला मैदान दे दिया है कि जहां पर बीजेपी अपने हिसाब से रणनीति बना रही है और इससे उनको फायदा होता हुआ मिलता दिखाई दे रहा है। सारिका जी, राजनीतिक सवाल का जवाब, ठीक है, इस पर हम लगातार डिबेट करते आ रहे हैं। ठीक है अजय जी थोड़ा समय का मैं राजनीतिक सवाल भी कर लेता हूँ मैं। ठीक है
अजय जी मुझे लगता है कि वो सबको पता है कौन कितने लोग जा रहे हैं, ठीक है, इस पर नहीं है, लेकिन ठीक है सारिका जी मेरा एक सवाल राजनीतिक सवाल, जल्दी है, हाँ ठीक है, ये आपने पहले भी बोल चुके हैं आप, और इसका जवाब अजय जी दे चुके हैं, सहमत कौन है कौन नहीं है ठीक है बात की बात, लेकिन सारिका जी एक राजनीतिक सवाल, अजय जी थोड़ा सा शांत हो जाइए। सारिका जी देखिए, जिस तरह से नहीं जाने के कारण आप लोग ने बीजेपी को पूरा खुला मैदान दे दिया है, अब बीजेपी आरएसएस दोनों मिलकर एक रणनीति बना रही है और उस रणनीति का फायदा यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है बीजेपी को। कही है कि दूसरों की सुनने की ताकत, ठीक है सारिका जी मेरा सवाल सुना आपने, सारिका जी मेरा सवाल सुना आपने, मेरी तो सुन लीजिए आप, मेरा सवाल सुना आपने, ठीक है सारिका जी जो मेरा सवाल आपने सुना उसका जवाब प्लीज, ठीक है अजय जी थोड़ा शांत, अजय जी थोड़ा शांत, मुझे लगता है हम सब प्रभु राम के भक्त हैं, थोड़ा शांत हो जाएंगे, 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम होने वाला है, शांत थोड़ा सा, कि आपको क्या जल्दी है, ठीक है आप शंकराचार्य को दत्ता बता रहे हैं, ठीक है सारिका जी हो गया, ये बहुत बार इस पर हमने डिस्कस अभी कर लिया। सारिका जी मेरा सवाल आप सुन रहे हैं, अजय जी थोड़ा सा शांत होंगे आप वही लोग हैं ये बताइए, अजय जी थोड़ा सा शांत, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अजय जी थोड़ा सा शांत हो जाइए आप, थोड़ा सा शांत। सारिका जी मेरा सवाल आप, सारिका जी मुझे सुनिए, आप मेरा सवाल सुनिए और मैं चाहूंगा जवाब दीजिए आप। मैं चाहूंगा जिस तरह से आप लोग ने बीजेपी को खुला मैदान दे दिया है और बीजेपी आरएसएस दोनों मिलकर अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं और उसका फायदा बीजेपी को होते हुए दिखाई दे रहा है। सारिका जी श्रेय ले रहे हैं आप, किस बात का श्रेय सारिका ले जी, रहे हैं? बीजेपी ये को इस मंदिर रणनीति का फायदा होता हुआ सुप्रीम दिखाई कोर्ट दे के रहा है। आदेश से, कानून के आदेश से बन रहा है, आपको जल्दी किस बात तो की? आइए ना, मेरा आपका निमंत्रण है, आप आइए 22 तारीख को। चलिए मुझे लगता है कि आप सवाल विवेक पांडे जी आपने मेरा सवाल सुना, आपने मेरा सवाल सुना, यही जवाब मैं आपसे चाहूंगा विवेक जी। शंकराचार्यों को विवेक जी आपको दत्ता ठीक बता है सारिका जी आपके पास दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। हाँ विवेक जी सवाल का जवाब। देखिए पहले तो मैं कुछ तथ्य रखना चाहूंगा इस मंच के सामने, मंच के माध्यम से पूरे देश के सामने। जिस मंदिर की वाहवाही लूटी जा रही है, क्या मंदिर वहीं बन रहा है जहां गुंबद गिराया गया था? नहीं, वहां से 3 किलोमीटर दूर इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। नहीं ठीक है, देखिए इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। मेरा राजनीतिक सवाल सीधा जो आज का हमारा अहम मुद्दा भी, विवेक पांडे जी मेरा सवाल, जहां पे गुंबद गिराया गया, विवेक पांडे जी मेरा सवाल थोड़ा राजनीतिक है, राजनीतिक जवाब चाहूंगा मैं। विवेक पांडे जी मेरा सवाल राजनीति में चाहूंगा, ठीक है खाली पड़ी हुई है। विवेक पांडे जी मेरा सवाल राजनीति है कि बीजेपी यहाँ पर जिस तरह से रणनीति बना रही है संघ के साथ मिलकर, उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। लगातार आप दूसरों को बोलने नहीं दे रहे हैं और जिस अजय जी मुझे लगता है बहुत हो गया, आप बहुत देर से आप बोलते जा रहे हैं, मुझे लगता है अब ठीक नहीं है आप। अजय जी मुझे लगता है ठीक नहीं, मैं चाहूंगा पीछे थोड़ा सा इनका आवाज डाउन कीजिए क्योंकि हमारी डिबेट ऐसे नहीं चल पाई कंटिन्यू, ठीक है थोड़ा सा इनकी आवाज डाउन कीजिए अजय जी की। विवेक पांडे जी मेरा सवाल राजनीति के आपसे, अभी इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं कहां मंदिर की तरफ कैसे बन रहा है, इस पर लगातार बातचीत हो रही है। मेरा राजनीतिक सवाल है, जिस तरह से विपक्ष के कई नेता नहीं जा रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में, ऐसा लग रहा है बीजेपी को आपने खुला मैदान दे दिया है, बीजेपी आरएसएस इसका फायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कार सेवकों के लिए कोई भी विशेष प्रावधान नहीं है। वहां पे कार सेवकों के नाम पे राजनीतिक गिद्धों की तरह लाशों की राजनीति करेंगे केवल आप लोग। कार सेवकों के परिवारों को आप सैलरी दे रहे हैं, कार सेवकों के परिवारों को पेंशन दे रहे हैं, क्या उनकी मूर्तियां लगवा दी? क्या उनके परिवारों को आपने वहां भूमि आवंटित कर दी? लेकिन आपके पदाधिकारियों ने लाखों की जमीन करोड़ों रुपए कर दी, घोटाले चंद सेकंड में घोटाले कर दिए। कार सेवकों से इतना लगाव है तो जाइए कार सेवकों के परिवारों को भूमि आवंटित करिए, उनकी मूर्तियां लगवाइए, उनको दीजिए ना पेंशन, उनको पेंशन दीजिए ना। ये राजनीतिक चौचले में हम हमारे ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है मेरा सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, चिराग शेट्टी जी से ये सवाल है मेरा। ठीक है विवेक जी हो गया, समय नहीं है मेरे पास, चिराग शेट्टी जी क्या जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के नेता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं, बीजेपी को खुला मैदान दे दिया गया है और रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी और आरएसएस की तरफ से और इसका फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। चिराग शेट्टी जी आप लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे चिराग शेट्टी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आप लोगों ने इस देश के शंकराचार्यों का अपमान करके सनातन पे प्रहार चिराग शेट्टी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? अपमान किया है। आप वो लोग हैं जो मेरे केवल पास शादी से पहले सुहागरात बनाने में विश्वास यही रखते सवाल हैं। आपसे, मुझे लगता मंदिर है बना आपकी नहीं, तो आवाज जा रही होगी, क्या बीजेपी को पूरा खुला मैदान दे दिया गया यहाँ पर और बीजेपी आरएसएस मिलकर यहाँ पर जो रणनीति बना रही है उसका फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी को? बलात्कारियों को पोषित करने वाले भाजपाइयों से हमको विवेक जी थोड़ा शांत हो जाइए आप भी प्लीज प्लीज। नूरा कुश्ती है बीजेपी और कांग्रेस की, ये डिबेट में साफ दिख रहा है, ये एक दूसरे की एबीटी में ये पूरा देश देख रहा है बहुत अच्छे से। आपने जो कहा है खुला हुआ है, बिल्कुल साफ साफ पूरे देश को दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये मेगा शो है,
राजनीति हो रही है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। संघ के लोग वहां हो सकते हैं, देश का प्रथम महिला हमारी जो महामहिम जी है वो वहां नहीं हो सकती है। दलितों की बात कर सकते हो, आदिवासियों की बात कर सकते हो, पिछड़ों की बात कर सकते हो, तो उनसे जाकर क्यों नहीं कराना चाहते आप? उसको कराइए ना। नहीं, लेकिन और देखिए, सबसे मेरा जो बड़ा सवाल मैंने आपसे किया तौकीर जी, जिस तरह से जो नहीं जा रहे हैं कई विपक्षी पार्टियों के नेता, ऐसा लग रहा है बीजेपी को पूरा खुला मैदान दे दिया और बीजेपी अपने हिसाब से यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी रणनीति बना रही है, जहां पर आदिवासी समाज के साथ, दलित समाज के साथ, पिछड़े समाज के साथ, और इसका असर होता हुआ दिखाई देगा चुनाव में। मैं भागीरथ जी आपके चैनल के माध्यम से आपकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं कि ये खुला हुआ मैदान कांग्रेस और सारे लोगों ने देश में भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। और अगर ये पुरजोर तरीके से विरोध करते या सड़कों पर, रोडों पर उतरकर ये पहले से आते, तो इस देश में जितने भी मुद्दे हैं आपको देखने को मिल रहे हैं, भय है, भूख है, भ्रष्टाचार है, और मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, पूरा देश देख रहा है। बिल्किस बानो के दरिंदों के साथ क्या हुआ कोर्ट ने फिर उनको अंदर भेजने का दिया। तो ये हमारी लड़ाई तो वैसी साहब पूरे देश के सामने लड़ते हुए तुम्हारे सामने नजर आ रहा है। लेकिन ये इनकी एक दूसरे थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। इनका हिंदुत्व इससे बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग एक दूसरे को अपना हिंदुत्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा हिंदुत्व तुमसे बड़ा है, उनका हिंदुत्व तुमसे बड़ा है। दोनों तीनों को किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं तो राजनीति कर रहे हैं पूरी। ठीक है चिराग जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? चिराग जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? चिराग जी, उसके कुचक्र को कुटिल लगता हमारी आवाज नहीं आ पा रही। आप ही श्रीवास्तव सर, देखिए जिस तरह से, क्योंकि जब भी धर्म के ऊपर डिबेट होती है ऐसी स्थिति जरूर देखने को मिलती है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी बात मजबूती से रखना चाहता है और कभी कभी सुनता भी नहीं एक दूसरे की। लेकिन क्या वाकई में यहाँ पर विपक्षी पार्टी ने बीजेपी को पूरा एक मैदान खाली दे दिया है? अगर समारोह में जाती तो कहीं ना कहीं एक मैसेज तो जाता कि ठीक है सभी पार्टियों के लोग इसमें साथ में मौजूद हैं, लेकिन अब वहां पर सब बीजेपी के नेता दिखाई देंगे, तो एक मैसेज तो जनता में जाएगा ना, और बीजेपी इसको भुनाएगी भी जरूर चुनाव में। ब्राह्मण परिवार से हूँ, आपने क्या आपसे सनातन सीखने की विवेक जी कितना बोलेंगे? हो गया ना, थोड़ा शांत हो जाइए विवेक जी, थोड़ा शांत हो जाइए जिन्होंने अपने परिवारों को विवेक जी। ठीक है, हो जाइए, ठीक है, शांत हो जाइए। ये कोई चुनावी स्टेज नहीं है विवेक जी, चुनावी स्टेज नहीं है। अखिलेश जी को भी बुलाया गया है, इनको बता दें। अखिलेश जी भी जा रहे हैं, बता दें। देखिए क्या है, जाने और न जाने की बात जो है, अब चूंकि ये राजनीतिक दलों की आपसी नूरा कुश्ती है, क्यों नहीं जा रहे हैं या जा रहे हैं। हमें लगता है कि जिस तरह से विपक्ष का, जहाँ तक हमको लगता है कि मुद्दा होगा कि ये कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। सवाल न जाने से राम के प्रति आस्था कम नहीं हो जाती है, हो सकता है 2 दिन बाद चले जाएं। ये रही प्राण प्रतिष्ठा की बात। हाँ, कुछ लोगों को बुलाया गया है, हो सकता है किन कारणों से नहीं जा रहे हैं, तो इसका जवाब वही देंगे। लेकिन जहाँ तक खुला मैदान तो ऐसे भी है, क्योंकि पूरा कार्यक्रम ही आयोजित इसी लाइन पर है, और पूरा जो है पूरी व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, तमाम राज्य की सरकार, और पहले से भी उस पूरे मंदिर के निर्माण शुरू होने से जो है भूमि पूजन से लेकर आज तक की जो प्रक्रिया है, लगातार वहाँ दीप जल रहे हैं, हर छोटी दिवाली पर विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ और तमाम चीज़ें। तो ये एक इवेंट तो भारतीय जनता पार्टी के कर ही रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल इसका नहीं कि कौन क्या कर रहा है, सवाल इसका है, जहाँ तक रामलला के प्रति आस्था का सवाल है, निश्चित रूप से देखिए, अगर ये कार्यक्रम हो रहा है तो देश की जनता, देश के लोग, करोड़ों की संख्या में लोग निश्चित रूप से राम की प्राण प्रतिष्ठा का जरूर सम्मान करते हुए इसमें भाग लेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक राजनीतिक जो है लाभ मिलने की बात है, हमें लगता है कि विपक्ष शायद इसलिए भी किनारा कस रहा है कि इसका राजनीतिक लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी लेने की कोशिश कर रही है। तो उनको, विपक्ष भी उनको अलग थलग करके करने की कोशिश किया है। जहाँ तक मंदिर की बात है, शंकराचार्य जो हमारे जो पूजनीय शंकराचार्य हैं, जो नहीं जा रहे हैं, किन कारणों से नहीं जा रहे हैं, उनका जवाब वही देंगे। एक मौका जरूर था कि सारे लोग जाते, लेकिन जहाँ तक एक सवाल ये भी सामने आता है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रही, चाहे भले प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हों, उनके माध्यम से हो रहा हो या किसी के माध्यम से, राम के प्रति आस्था है, बुलाया गया तो जाना चाहिए। अब रही बात है कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं, जाना चाहिए या नहीं जाना है, ये उनका स्वयं का विवेक है। इसके लिए कोई राजनीतिक रूप से उनको जो है एक तरह से अछूत नहीं घोषित किया जा सकता है कि भाई आप राम को मानते ही नहीं हैं। यहाँ बहुत सारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, सभी लोग लगभग समान रूप से जो राम के प्रति सबकी आस्था है। हमारे बगल में निजामी जी हैं जो बता रहे हैं, इनको भी भगवान राम में आस्था है, तो सबकी आस्था है। बट रहा ये सवाल कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इतने बड़े पैमाने पर, भव्य कार्यक्रम है,
और सारे देश दुनिया के लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं, और एक अयोध्या को एक जिस तरह से विश्व के फलक पर लाया गया है, ये निश्चित रूप से पूरे हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। लेकिन सवाल ये रहा कि इसका राजनीतिक फायदा किसको मिलेगा। तो निश्चित रूप से एक जो मूवमेंट और एक जो जनता का समर्थन अगर इस तरह से है और जनता तक पहुंचने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है इस माध्यम से, तो फायदा जरूर मिलेगा। और उसको कितना मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि जनता भगवान राम के इनके बाकी नीतियों के प्रति भी अपना नजरिया बदल सकती है। बिल्कुल। वोट देने का बहुत सारा ढंग है, विकास को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, ये भी सारे मुद्दे होंगे। लेकिन हाँ, भगवान राम के प्रति जिस तरह के इनके जो है मैनिफेस्टो में जो दर्शाया गया था, आज अब जो है 22 तारीख को पूरा होने वाला है, तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी, 34 तक इनकी क्या स्थिति। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक का जो है कार्यक्रम मतलब खाका खींच दिया कि भारत, तो ये इनकी पूरी रणनीति है और उसके तहत भारतीय जनता पार्टी चल रही है। इनके कार्यकर्ताओं का बड़ा संगठन है और शायद इसी वजह से वो लोगों तक पहुंचने में सफल भी हो रहा है। बिल्कुल, देखना होगा ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, खासकर 2024 और जो दावा किया जा रहा है 34 तक की, कितनी कारगर साबित होती है। चिराग भाई, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी चिराग जी, आप पार्टी इसको किस तरह से टैकल करने वाली, क्योंकि देखिए बड़ा गंभीर मुद्दा है जब धर्म से चीजें जुड़ी रहती है। अभी हमने देखा डिबेट में कोई भी शांत होने वाला नहीं है, तो जब धर्म से चीजें जुड़ी रहती है तो इंसान बड़ा भावनात्मक रूप से हो जाता है और कभी कभी वोट भी वो भावनात्मक रूप से डालता है, तो इसका चुनाव में भी असर होगा। आप पार्टी किस तरह से इन चीजों को मैनेज और टैकल करने वाली है? नहीं भागीरथ जी, देखिए बिल्कुल धर्म सबसे ऊपर है, धर्म की बात हम भी कर रहे हैं, पर धर्म के साथ साथ ये भी जरूरी है कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और जो अन्य चीजें हैं, चाहे महंगाई है, चाहे वो नौकरियां हैं, इन सब पे भी बात होनी चाहिए। और इसका एक सवाल ये भी है कि पिछले अगर सालों का डेटा निकाले तो हर एक हिंदू जो भाजपा के लिए वोट कर रहा है, एक हिंदू वोट नहीं कर रहा है, जो समझ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे क्या मिल रहा है। और 10 साल के बाद आज हर एक इंसान जो हिंदुस्तान में रहता है उसे समझ में आ रहा है कि कैसे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, रहने का हिंदुस्तान में जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है, चीजें महंगी होती जा रही है। जो लोग ये बोल कर आए थे कि पेट्रोल सस्ता होगा, गैस का सिलेंडर सस्ता होगा, वो सस्ता नहीं हुआ। आखिरी में मेरे प्लेट में क्या है, मेरे बटुओं। देखिए चिराग जी, मैं अगर बोलूं, देखिए ये पेट्रोल की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें और तमाम चीज़ों की बात कर लें, ये मुझे लगता है ये मुद्दे हमेशा रहेंगे। लेकिन 500 साल के बाद अगर कोई भव्य कार्यक्रम आयोजन हो रहा, तो आपको लगता है जनता इसको पेट्रोल से, बेरोजगारी से, बाकी चीज़ों से इसको कंपेयर करेगी? बिल्कुल। देखिए ना, आखिरी में मैं अगर आपको ये बोलूंगा, देखिए ये भाजपा ने इवेंट मैनेजमेंट का कर दिया, इसको एक इवेंट की तरह दिया है, पर क्या इसके साथ जितने भी हमारे धर्म के उच्च स्थल पर बैठे, ठीक है, मुझे लगता है कि ये बेसिक सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अजय पाठक जी, सारिका सिंह जी, चिराग सेठी जी, विवेक पांडे जी, तौकीर निजामी जी और आप श्रीवास्तव से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बेसिक सवाल तो विपक्षी पार्टी पूछ रहे हैं कि शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी के नेता जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन उससे हर कोई सहमत नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो संघ और बीजेपी की तरफ से अब रणनीति बनाई जा रही है, इसका असर कितना होगा देखना होगा। लेकिन बड़े पैमाने पर इसकी रणनीति बनाई जा रही है और देख रहे हैं देश के साथ पूरी दुनिया में, प्रदेशों में भव्य इसका कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसका असर तो होगा, लेकिन कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।